हाय दोस्तों, नमस्कार। YouTube क्लासेस के आज अगले वीडियो में हम लोग पिछले अध्याय जो समतल पृष्ठों प्रकाश के जो परावर्तन में हम लोग पढ़े थे उसमें अब हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि हम लोग पिछले दिनों में जो चीजें पढ़े थे उसको सामान्य तौर से आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझने की कोशिश भी की होगी। मैंने बताया था कि अगर आपको उसमें कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका निवारण हम करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण से, मिरर। चलिए देखते हैं दर्पण, मिरर। दर्पण है क्या? दर्पण सामान्यतया दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोग का समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोग का उत्तल दर्पण, एक होता है हम लोग का अवतल दर्पण। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए देखा जाए दर्पण क्या है। किसी भी पारदर्शी कांच का, चाहे वो जिस प्रकार का आपके पास पारदर्शी कांच हो, अब उसके किसी एक ओर आप चांदी की सतह द्वारा कलई करते हैं, लेप करते हैं, तो दूसरा भाग अत्यंत चमकीला हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई भी कांच है, मान लेते यही कांच है मेरे पास, ये बिल्कुल पारदर्शी है। पारदर्शी उस दिन बताया गया था, जिसमें उस पार से उस पार तक आसानी से आप देख सकें। ऐसे माध्यम को हम लोग पारदर्शी माध्यम करते हैं। जैसे कांच क्या है, पारदर्शी माध्यम है। किसी भी आप पारदर्शी कांच को लेकर के किसी एक और कलई करते, मान लेते हैं पारदर्शी कांच है, हमने इसके इस साइड कलई कर दिया। कलई मतलब होता है लेप करना। और चांदी एक ऐसा धातु है जिसके द्वारा किसी भी सतह पर कलई कर देने से वह अत्यंत चमकीला हो जाता है। आप देखे होंगे जो मोटर वाहन होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइटों में जो लेप होता है वह सामान्यतः चांदी से ही किया जाता है। चांदी के मिक्सर होता है उसमें। तो देखिएगा ये पारदर्शी कांच था, हमने एक साइड इसकी तरफ कलई कर दिया तो दूसरा भाग अत्यंत चमकीला हो जाता है। चमकीला का मतलब हो जाता है कि वह परावर्तन के नियमों का पालन करने लगेगा, वही अत्यंत चमकीला हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। आइए देखा जाए समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, जब किसी समतल पारदर्शी कांच के, कोई भी समतल पारदर्शी कांच लीजिए, समतल मतलब ये बोर्ड क्या है, समतल प्लेन है, असम है कि नहीं, तो आप किसी भी समतल पारदर्शी कांच को लेकर के किसी एक ओर कलई कर दें, चाहे तो हम इस साइड कलई कर दें या समतल पारदर्शी कांच है तो उसके इस साइड कलई कर दें, तो दूसरा भाग अत्यंत परावर्तक हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। सामान्यतः जो घरों में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण समतल दर्पण ही होते हैं। ठीक, आइए देखा जाए समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। समतल दर्पण के गुण को देखा जाएगा, समझा जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। आइए देखा जाए समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण हमने बताया था आपको कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक अपना वास्तविक गुण होता है, वैसे समतल दर्पण के भी गुण हैं। पहला गुण देखिएगा ध्यान से, जैसे कोई समतल दर्पण है,
किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूर पर स्थित होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, हमारे पास समतल दर्पण है। अब इसके सामने मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है या कोई व्यक्ति ही स्थित है, ठीक। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ही उतनी ही दूरी पर बनेगा, लेकिन कैसा होता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। ध्यान सुनिए जगह, आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु के बराबर। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। पसंद आया कि नहीं? लेकिन दर्पण के अंदर का मतलब है थोड़ी ना कि दर्पण फोड़ करके उस साइड बनेगा। आप जब देखे होते होंगे शीशे में, तो उसमें क्या होता है कि जितना आप दूरी पर खड़े हो तो दर्पण के अंदर ही प्रतीत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक याद करिएगा आप लोग। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सदैव कैसा होता है? सदैव का मतलब हो गया कि सदैव, हमेशा के लिए। आसपास याद कर लीजिए, आसपास एक वाव, वाव नहीं कहते हैं? अरे वाव कितना अच्छा था, तो वही वाव। आसपास का मतलब हो गया कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। जहां आभासी शब्द लगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा ही होगा। वास्तविक लगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा, सदैव होगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। अब देखा जाए दूसरा प्रॉपर्टीज, हमने देखा कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर ही बनता है। कैसा बनता है देखा जाए। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। याद करिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, जान लीजिएगा कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है तथा वस्तु के बराबर। कहने का मतलब वस्तु के बराबर का मतलब वस्तु जितनी दूरी पे जितना बड़ा रखेंगे प्रतिबिंब उतनी दूरी पर उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक। तीसरा देखा जाए, समतल दर्पण से किसी अक्षरों का जो प्रतिबिंब होता है वह पार्श्व उल्टा होता है। जैसे देखिएगा, समतल दर्पण है, आप देखते होंगे एम्बुलेंस वाहनों के पीछे उल्टा करके लिखा रहता है, पार्श्व उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि एम्बुलेंस जो स्टार्टिंग होता है वहां से जाकर के एन से स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं एम्बुलेंस है, लेकिन दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो पार्श्व उल्टा रहता है। स्थान वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ई इस प्रकार से हो जाएगा, सी इस प्रकार से हो जाएगा, एन इस प्रकार से हो जाएगा, ई इस प्रकार से हो जाएगा, एल इस प्रकार से हो जाएगा, यू ऐसे को ऐसे रहेगा, बी इस प्रकार से हो जाएगा, एम वैसे को वैसे रहेगा, ए वैसे वैसे। देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 11 वर्ड ऐसे हैं, 11 शब्द ऐसे हैं जिनका पार्श्व उल्टा होता ही नहीं। आप गिन लीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे ए हो गया, एम हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया। पास हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे अक्षरों का क्या होता है? पार्श्व उल्टा नहीं होता है। 11 तो ऐसे टोटल है। तो समतल दर्पण में अक्षरों का जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व उल्टा होता है, ठीक। आइए अगला देखा जाए। समतल दर्पण का सबसे बड़ी क्वालिटी और है, आइए देखा जाए क्या है। चौथा, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति अगर भी वेग से आता हो, भी वेग से का मतलब हो गया जैसे वह दौड़ता हुआ समतल दर्पण के सामने आ रहा है, तो दर्पण में जब प्रतिबिंब देखेंगे तो उसका वेग ठीक डबल हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं दर्पण के सामने कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो जैसे दर्पण में इसका प्रतिबिंब आप देखेंगे तो इसमें तुरंत कितना प्रतीत होगा आपको? 40 मीटर प्रति सेकंड।
यही कारण है कि वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं वहां पे उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। क्यों लगाए तो उसकी बात बताएंगे। समतल दर्पण नहीं लगाते हैं। क्या पता चला कि वाहन आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, आपको लगे कि 40 और साइड देने के चक्कर में गड्ढा उलट करके खाली होगा। तो यही कारण है कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो वेग होता है वह भी वेग से अगर आता हो तो उसमें टू भी हो जाता है। ठीक, अगला देखा जाए। समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को जितना भी विस्थापित किया जाए, मान लेते हैं x सेंटीमीटर तक विस्थापित करेंगे तो प्रतिबिंब 2x दूरी तक विस्थापित हो जाता है। जैसे देखिएगा ये समतल दर्पण है। अब मान लेते हैं कोई वस्तु a सेंटीमीटर दूरी तक स्थित है। ठीक, तो इसका अब दर्पण में भी प्रतिबिंब यही सेंटीमीटर दूरी तक विस्थापित होगा ना। अब देखिएगा, अब हमने इस वस्तु को x सेंटीमीटर दूरी तक विस्थापित किया। मान लेते हैं इधर हमने इस वस्तु को यहाँ पे लाकर रख दिया। विस्थापित करने मतलब आगे इसको लेकर चले हैं वस्तु को 1 सेंटीमीटर दूरी तक विस्थापित कर दिया। ठीक, तो जो प्रतिबिंब है वह क्या होगा, इसको आगे आएगा कि नहीं, प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा 1 सेंटीमीटर तक। तो कहने का मतलब वस्तु पहले यहाँ स्थित थी, अब कहाँ होगी, यहाँ पे स्थित होगी। तो यानी 1 सेंटीमीटर तक इधर विस्थापित किया आपने, तो प्रतिबिंब देखिएगा ध्यान से, तो प्रतिबिंब आगे आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर दूरी तक क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। कहने का मतलब जितना विस्थापित करेंगे प्रतिबिंब उतनी ही विस्थापित होता है। ठीक है, अब आगे देखा जाए। समतल दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो प्रकाश की जो तीव्रता की बात कही जाए तो समतल अगर कोई मोटा दर्पण ले लीजिए, काफी मोटा, तो इसमें द्वितीय परावर्तक सबसे चमकीला होता है। जैसे देखिएगा काफी मोटा हमने समतल दर्पण ले लिया, काफी मोटा है, ठीक, बहुत मोटा है। अब इस पे हमने 100% तीव्रता कोई प्रकाश डाला, 100%, तो जान दीजिएगा वो सतह क्या होगा, 10% उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर देगा, 90% क्या कर देगा, यहां से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, फिर यहां से यह वाला जो तल होगा पुनः यहां पर आकर के जो यानी कि जो 10% यहां से जो जा रहा है, ठीक, अब क्या करेगा, यहां पर आएगा 10% हो ये, तो यहां से 1% मान लेते हैं, अवशोषित करेगा तो 9% भेजेगा। तो कहने का मतलब जो अगर किसी समतल दर्पण को कोई 100% तीव्रता का प्रकाश डाला जाए तो द्वितीय प्रकाश जो तीव्रता होती है सबसे चमकीला होती है, बाकी सब क्या होती है, सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। अब देखा जाएगा, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के काफी समीप ला करके किसी एंगल पर रखा जाए, जैसे आप लोग सैलून में जाते हैं, सामान्यतः जो बच्चे होते हैं, लड़के, वो जब सैलून में जाते हैं तो काफी दर्पण लगे रहते हैं, उस दर्पण में भी अपना वो चेहरा देखते हैं तो काफी ज्यादा दिखता है। कभी कभी उनको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समतल दर्पण पीछे लगा है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर समतल दर्पण को किसी कोण पर अगर माप लेते हैं तो यह स्पष्ट बता देंगे कि वहां पे कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं। आइए देखा जाए, जैसे मान लेते हैं दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, इसमें अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए देखा जाए, इसके 3 कंडीशन है। पहला 360/θ, जब थीटा जब क्या हो, विषम हो, जब विषम हो। दूसरा n बराबर 360/θ - 1, जब सम हो। तीसरा 360/θ + 1, जब 360/θ भिन्न हो, भिन्नात्मक हो, तो पूर्ण संख्या। इसका मतलब है देखिएगा,
अगर 360 में जो थीटा आपको अगर पता हो गया कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पे झुके हैं, अगर भाग दिए, अगर वो संख्या विषम आ गई तो प्रतिबिंब पक्का विषम ही बनेगा, उतना ही बनेगा। लेकिन थीटा से भाग दे दिए, पता चला कि 360 में थीटा क्या हो गया, सम आ गया, तो आप उसमें से एक घटा कर बताएंगे। अगर 360 में थीटा से भाग दें, पता चला कि 6.45 जा रहा है, दशमलव जाने लगा, तो पूर्ण संख्या में एक जोड़ दीजिएगा, उतने ही प्रतिबिंब। जैसे दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे झुके हैं या 40 डिग्री के कोण पे झुके हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री कोण पे झुके हैं, तो 360/40 डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। यह क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने का मतलब प्रतिबिंब वही बनेगी। अगर आपने 360 में मान लेते दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे झुके हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या हो गया, तो इसमें से एक कम करके प्रतिबिंब बताएंगे। ठीक, अब देखिएगा, अगर आपने भाग दे दिया, दो समतल दर्पण मान लेते 50 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो 360/50 करेंगे, 5 7 35, 1 5 7.2 आया, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 7 1 8। बात क्लियर हो गया ना। कहने का मतलब जी यही हुआ कि 360 में आप थीटा से भाग दीजिए, अगर थीटा विषम आ जाएगा तो प्रतिबिंब उतने ही बनेंगे। अगर 360 में थीटा अगर सम आ जाएगा तो घटा कर बताएंगे। 360 में अगर थीटा से भाग दिए, अगर का पता चला कि भिन्नात्मक संख्या आएगी तो पूर्ण संख्या में जोड़ कर प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो यह रहा आज के समतल दर्पण के इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण गुण थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमने आज सीखा कि समतल दर्पण क्या है। जब किसी समतल पारदर्शी कांच के किसी एक को चांदी की सतह द्वारा कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग अत्यंत परावर्तक हो जाता है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के हमने गुण देखा कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। दूसरा हमने ये सीखा था कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी बड़ी स्थित होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के भीतर उतनी दूरी पर उतने वैसा ही बनता है, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि अक्षरों का जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व उल्टा होता है, जैसा एम्बुलेंस के एग्जाम्पल हमने दिखाया था। चौथा हमने ये देखा था कि समतल दर्पण में जो परावर्तक होता है, यानी जो परावर्तन होता है, उसमें प्रकाश की तीव्रता जो होती है दूसरी सबसे चमकीली होती है, बाकी सतह द्वारा अवशोषित होती है। पांचवा हमने ये भी देखा था कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु भी वेग से आए तो उसका प्रतिबिंब 2 भी हो जाता है। हमने आखिरी देखा था कि समतल दर्पण अगर किसी एंगल पर झुके हुए हों, अगर उसमें कोई वस्तु स्थित हो तो उसके कितने प्रतिबिंब समूह हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी बताया और एक एग्जाम्पल भी किया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, जो असली जो जान है शायद यही है, क्योंकि गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण का ही पूरा खेल है इस चैप्टर में। तो आइए देखा जाए गोलीय दर्पण। नाम ही इसका बता रहा है कि क्या हो सकता है। देखिएगा, गोलीय जो दर्पण होते हैं वो गोले से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वो गोला कैसा होता है, कांच का खोखला गोला होता है, ठोस गोला नहीं होता है। ठोस गोला होगा तब तो लेंस का काम करेगा। देखिएगा ध्यान से, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला, अब इसको काट लीजिए आप। जैसे ही काटेंगे तो 2 तरह की आकृति निकलेगी, एक इस प्रकार से निकलेगी, एक तो इस प्रकार की। इन्हीं को ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर हम करें क्या कि अगर इसके निचली सतह को कलई कर दे तो ये वाला भाग परावर्तक हो जाएगा, अगर इसके ऊपरी सतह को कलई कर दे तो निचला वाला भाग परावर्तक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिन दर्पण के उठे हुए भाग से प्रकाश के परावर्तन हो और धसे भाग पर कलई की गई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। इसलिए देखिए ध्यान समझिएगा, उत्तल मतलब उठल, उठे हुए, उत्तल मतलब उठे हुए, उत्तल उठे, कहने का मतलब उठे हुए भाग से प्रकाश के परावर्तन का अर्थ हुआ जो उत्तल दर्पण होगा, और धसे हुए भाग से प्रकाश के परावर्तन होगा तो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। यानी ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। यह 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, जब
किसी दर्पण के धसे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगे तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई कर दी जाए तथा धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है फैक्ट? वेरी गुड। आइए हम लोग देखा जाए कि भाई जब दर्पण कांच के खोखले गोले से जब काट कर बनाया जाता है तब तो गोले में भाई खोखला गोला है तो उसमें बहुत से महत्वपूर्ण भाग होंगे। आइए देखते कैसा भाग होगा। तो दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं ध्यान समझिएगा। हमने बताया कि दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। यह मान लेते हैं कांच का एक खोखला गोला है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा भाई, कांच का खोखला अगर गोला है उसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा भाई, कहीं ना कहीं तो केंद्र होबे करेगा ना। यानी उसी जो केंद्र है उसी केंद्र को ही बोला जाता है वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ध्यान समझिएगा। यानी कि पहली परिभाषा हम लोग को मिल गई। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र ध्यान समझिएगा। जिस खोखले गोले से काट करके दर्पण बनाए जाते हैं उसी खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस खोखले गोले से काट कर हमारे दर्पण जो तैयार किए जाते हैं उसी के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। देखिएगा दूसरा, दर्पण का ध्रुव, ठीक। ध्रुव क्या है भाई? आपको पता है कि यह गोले के क्या होगा? परिधि होगा, ठीक। चारों किनारे क्या है? परिधि है, परिमिति है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्रुव क्या है? खोखले गोले के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु, खोखले गोले के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु या कहीं पर भी स्थित बिंदु ही उसका क्या कहलाता है? हम मान लेते इसी जगह एक बिंदु ले लेते हैं तो यही बिंदु ही क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। दर्पण का ध्रुव। कोई पूछेगा दर्पण का ध्रुव क्या है तो हम लोग बोलेंगे जिस खोखले गोले से दर्पण बनाए जाते हैं उसके परिधि पर स्थित वहीं पर भी बिंदु जो होगा वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। आइए तीसरी बात को भी देख लिया जाए। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है भाई? ये भी देखा जाए। भाई जिस खोखले गोले से आप काट कर दर्पण बना रहे हैं